Hey guys, hi. So we are going to begin the next chapter of 12th which is reproductive health. अब बेटा इस चैप्टर को शुरू करने के पहले ही मैं एक बात बता दूं कि काफ़ी थियोरेटिकल चैप्टर है, राइट? वाई थियोरेटिकल चैप्टर है फॉर यू पीपल? एक्चुअली में दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर. वाई? बिकॉज दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एवरीथिंग दैट वी स्टडी in the human reproduction chapter on a social scale. Social scale मतलब how should individuals behave in the society when it comes to reproduction. Humans को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो ह्यूमन सोसाइटी में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें की जा सकती है एट एन इंडिविजुअल लेवल या गवर्नमेंट लेवल या सोसाइटी के लेवल पे. तो एक तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल चैप्टर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, आपके लिए ये एक लार्जली थ्योरेटिकल इसलिए बन जाता है बिकॉज there are concepts here where it which requires you to understand, but it's not very relevant to your participation in the society. Okay, but this is a very important chapter because you are the future, right? तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्री कंसेप्शन के, यू शुड स्टडी दिस चैप्टर एज सीरियसली एज एनी अदर चैप्टर, एज सीरियसली. ठीक है, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है कि देखो ये चैप्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप रोल प्ले करता है टू इस्टेब्लिश यू एज एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. हमारी थिंकिंग को भी शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो हाँ, थोड़ा थियोरेटिकल भी है तो बोरिंग भी हो सकता है कभी कभी, बट नीट में भी आएगा और इम्पॉर्टेंट भी है तो पढ़ते हैं. ठीक है. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Now what is the meaning of reproductive health? Health का मतलब हम जानते हैं, we have already studied, we will study this in 12th class as well. Health is complete social, mental and physical well-being. WHO ऐसे उसे define करती है. तो reproductive health का क्या मतलब है? What is the meaning of reproductive health? अब मैंने इस चैप्टर में एनसीईआरटी मैथ में जो कहानी की शुरुआत की थी वो इस विज्ञापन से की थी. दिस इज एक्चुअली एडवर्टीजमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1960 से 70s में शायद न्यूज़पेपर में छापा था. ओके, नाउ व्हाई डू आई स्टार्ट विद दिस विज्ञापन इन द चैप्टर? क्योंकि ये आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि what happens when we are ignorant of this very basic thing and how practical a chapter this is. आपकी स्क्रीन पे दो तरह के फैमिलीज दिख रहे हैं. एक तरह की फैमिली में there are two individuals, right? एक मदर है, एक फादर है, उनके पास एक ट्रैक्टर है, एक छोटी सी मुर्गी है और नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो एक बस्ता भी पड़ा हुआ है. बस्ते में शायद किताबें हैं. एंड जो बेटी है वो किताबों को पापा को दिखा रही है और बता रही है कि देखो आज मैंने शायद स्कूल में ये सीखा है ना. कितना थॉटफुल प्रोसेस है. और वहीं अगर आप दूसरी पिक्चर को देखो, वंस अगेन दिस इज गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का पब्लिश्ड एडवर्टीजमेंट है. तो बहुत पुराना है बट गवर्नमेंट का है. एंड वही दूसरी पिक्चर में देखो तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं और जो मदर है उनकी साड़ी थोड़ी सी डैमेज है. जो फादर है उनके पास अभी चप्पलें नहीं हैं. पीछे खेत थोड़ा सूना सा है. कोई ट्रैक्टर नहीं है. जो दीवारें हैं वो थोड़ी सी टूट सी रही हैं. तो ये क्या कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है? यही वो चैप्टर है. ठीक है. ये एक कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे रिप्रोडक्शन भले ही हम किताबों में कितना ही पढ़ लें, it's a social phenomena for humans and for every other animals too, but human के लिए it's a social phenomena and इसके social और economical consequences होते हैं बेटा. तो ये चैप्टर कई बार बायोलॉजी से सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी से इकोनॉमिक्स पे ट्रांजिशन करता है. ये आपको समझाना चाह रहा है कि बायोलॉजी डिक्टेट्स सोशियोलॉजी की सोसाइटी में लोग कैसे कितनी खुशी या कितनी तंगी के साथ जी सकते हैं. आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली वो कितने मेच्योर, कितने डिपेंडेंट या कितने इंडिपेंडेंट रूप से जी सकते हैं. सो फर्स्ट और सेकंड पिक्चर में अगर आप कॉन्ट्रास्ट देखो तो आपको क्या समझ में आता है कि फर्स्ट पिक्चर में जो फैमिली है वो छोटी है, कम बच्चे हैं और वो बहुत खुश हैं.
दूसरे चैप्टर में अगर आप देखो तो आपको दिखता है कि बड़ी फैमिली है और वो काफ़ी एक दूसरे से कोई लड़ रहे हैं, कोई खुश नहीं है, शायद सभी लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और अच्छे से उनका घर भी थोड़ा सही सा नहीं है। तो ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम रिप्रोडक्शन को एज अ सोशल एंड एन इकोनॉमिकल फिनोमेना ना समझें और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ना समझें, कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ों के बारे में ना समझें, तो फैमिली जो कि फैब्रिक है सोसाइटी की, वो कैसे शिफ्ट हो सकती है, वो कैसे एक खुशहाल छोटी सी फैमिली से एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन की फैमिली बन सकती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? अब WHO कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल। ये लार्जली चैप्टर हम ऐसे ही मैं एनसीईआरटी मैप से ही कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें। ठीक है, सो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल। अब इन चारों चीज़ों को समझो। ये 4 वर्ड लिख के एनसीईआरटी आगे बढ़ती है, बट इन चारों वर्ड का अलग अलग मतलब है। देखो फिजिकल वेलबींग का क्या मतलब है? आपको भी पता है प्यूबर्टी इज अ प्रोसेस एंड एन इवेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच organisms, humans become reproductively capable. Capable बोले तो if they are to engage in reproduction, they will be able to reproduce. Why? Female starts producing secondary oocyte, male starts producing sperm. As a result, if sexual conduct happens, there can be reproduction. Capable doesn't mean they should. ठीक है, तो फिजिकल वेलबींग या फिजिकल वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स what are the biological constraints that are there. So physically, after puberty, the male and females are capable of reproduction physically, but should they? Are their bodies, minds, and brains ready to do that? In a word, no. Why? Because yes, body is physically capable, but the cost of reproduction on the body is too much. आपको भी पता है the 9 months of pregnancy is not what an individual in their adolescence is prepared for, है ना? तो physical ability जरूर आ जाती है should they decide to have engage in sexual intercourse, but that doesn't mean that they should. So this deals with the nutritional requirements of adolescence, pregnancy, and childbearing. So nutritional requirements. Neither adolescence is the right time nor the age to bear pregnancy, right? Or आगे भी when the people become legally adult, that is 18 and 21, when they become capable of bearing a pregnancy, there is a cost, there is a nutritional requirement. कितने लोगों को उनके बारे में पता है? So that is the physical part of reproductive health. So how many people know what types of foods to consume, what types of food to avoid during pregnancy? How many people understand what changes happen in the physically, changes happen in the body during and after pregnancy? How to deal with those physical changes, है ना? तो that is the physical aspect of reproductive health. अब reproductive well-being मतलब एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम भी है इन अ वे। अब एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम का मतलब हमें प्रॉब्लम की भी बात करनी पड़ेगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो फिजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी मतलब अ कपल इज ट्राइंग, दे कोहैबिटेट, दे लिव टुगेदर, दे आर ट्राइंग टू बेयर अ चाइल्ड, बट दे हैवंट बीन एबल टू फॉर सर्टेन रीजंस, वी विल सी सून लेटर ऑन. So infertility is a physical problem associated with reproduction. दूसरा is impotence. Impotence is failure to have a sustained erection. When a male engages in sexual act, their penis gets erect. हम already देख चुके हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से the blood supply to the penis increases, which presses on the veins, declines the withdrawal of the blood, and the penis gets filled with the blood, as a result of which erection happens. हम ये पढ़ चुके हैं. But कभी कभी males are not able to do that. That's called erectile dysfunction, right? So that is
one of the problems that comes under the physical discussion of reproductive health. अब इमोशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? अब देखो, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, इससे जुड़े कई सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में लोगों को एज स्टूडेंट्स, इवन बिकॉज अगर आप ये चैप्टर अभी वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स यू हैव जस्ट अंडरगॉन और आर अंडरगोइंग प्यूबर्टी राइट नाउ, मोस्ट लाइकली हैव अंडरगॉन प्यूबर्टी. सो अ लॉट ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट्स कम जब फर्स्ट टाइम teens ejaculate or the first time females get a period means the menstrual flow. So it comes with a lot of self consciousness, and society does not make it a healthy topic for discussion with the parents. शायद हमारे मन में ये चीज़ें बैठ चुकी है कि we shouldn't or we aren't supposed to discuss these things with our parents. Boys are supposed to discuss ejaculation or related aspects with fathers. Females are not supposed to discuss it with their mothers, when the opposite should be true. Okay, so emotional aspects of reproduction, that is the biological changes that happen to the body, erection or menstruation, periods, the biological attraction that happens between members of the same or the opposite sex, uh, sex itself, and pregnancy. There's an emotional aspect, एक load सा, especially after the pregnancy. We'll talk about things like baby blues or depression associated with pregnancy, postpartum depression, PPD. So ऐसे कई सारे emotional situations create होते हैं. So how good are we able to understand the emotional challenges and how do we deal with it? Okay, and cross gender and cross sex understanding of reproduction is also important, and especially in a society like India where we live in a closely knit place, we should understand the biological, emotional, behavioral aspects of the opposite or the same sex. So we should appreciate. एक common example देता हूँ. Sometimes when you see seats reserved for ladies, it's a social phenomena. As a male, you might feel कि यार ये क्या है, क्यों रिजर्वेशन है? Because you have never felt, right? आपको कभी experience ही नहीं हुआ what menstruation entails, है ना? You have never felt what menstruation or having periods, how painful the process is. So ये emotional maturity is also an aspect of reproductive health. Now peer pressure, इनकरेक्ट नैरेटिव्स, इंटरनेट आज भरा हुआ है इनकरेक्ट नैरेटिव से. स्पेशली मेनी ऑफ दीज इनकरेक्ट नैरेटिव्स come from influencers online who lack biological understanding or understanding of the deeper aspects of reality. तो ये चीज़ें हमारे में गिल्ट, शेम, एक्सेसिव कॉन्शियसनेस डेवलप कराती हैं. सो इफ वी डोंट लुक और कैन बिहेव अ सर्टेन वे, हमें लगता है वी आर नॉट मैन इनफ और वुमन इनफ. हमें क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए, कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए, what are do's and don'ts. So these are also part of emotional aspects. ठीक, बिहेवियरल एस्पेक्ट. अब देखो, इमोशनल मेच्योरिटी से कम्स बिहेवियरल मेच्योरिटी एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ reproductive health. So how often should a person engage or what is a healthy way to engage in sex? And random choice of sex partners is not good. What is a contraceptive? What is STD? What is the advantage of using contraceptive even for couples, वो भी पता होना चाहिए. So that is behavioral aspect. Social aspect, देखो रिप्रोडक्शन से कई सारे सोशल चेंजेस जुड़े होते हैं. यू इंटरेक्ट विथ friends and family on everyday life. Understanding of their social pains or social needs is very very important, right? So let's say एक couple है जो pregnancy plan कर रहे हैं and they are behaving very recklessly. They are not saving enough for their planned delivery or they are not saving enough for the future. What kind of life वो अपने बच्चों को दे पाएंगे, है ना? देखो, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते. इंडिया इज़ नॉट अ वेरी रिच कंट्री and most of us are born and brought up in poverty, me included. We were born in a very small household.
सो बट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. क्या सोशली करना सही है, क्या सोशली करना गलत है. आजकल स्पेशली आई सी समटाइम्स यूट्यूब लेक्चर्स पे भी, लाइव लेक्चर्स पे भी, स्टूडेंट्स पास lewd comments, student parts pass inappropriate comments against fellow students, teachers, एंड आपको पता ही नहीं कि ये भाई ये गैर कानूनी है. यू कुड बी सूड, यू सूड मीन्स यू कुड बी टेकन टू द कोर्ट फॉर दैट. एंड वो तो छोड़ो, वो तो एक लीगल एस्पेक्ट है, बट ये गलत है ना. हाउ शुड यू बिहेव सोशली विथ अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर ओन क्लासरूम, मेल और फीमेल. हाउ शुड यू इंटरेक्ट विथ देयर चॉइसेस. क्या हम उनकी चॉइसेस का रिस्पेक्ट करना जानते हैं. Do we understand that there is always a choice. So all of this comes in reproductive health. तो इसीलिए देखो एनसीईआरटी ने एक लाइन में डेफिनेशन लिखी है, बट ये डेफिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ wants to talk about all of these: physical, behavioral, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट, उनके प्रॉब्लम्स और कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए. इसीलिए मैंने बोला था कि ये थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है. थ्योरेटिकल इसलिए क्योंकि आप अभी प्रॉब्लम का पार्ट ज़रूर है इन अ वे. पार्ट मतलब कि आपके साथ ये चीज़ें ज़रूर हो रही है, बट सोल्यूशन आपके हाथ में कम और आपके सराउंडिंग के हाथ में ज़्यादा है. So it's up to us, teachers, your parents, government, how to make life better, safe, sound for you. So इसीलिए आपके लिए चैप्टर थ्योरेटिकल बन जाता है. बट दैट डजेंट मीन दैट यू शुडंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. अगर मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आई वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल द प्रॉब्लम्स. और आई वुड अप्रिशिएट दैट दिस इज अ फिनोमेना, नॉट अ प्रॉब्लम. परहैप्स कई बार प्रॉब्लम्स होते ही नहीं है, राइट. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे. ओके, नाउ किस तरह के प्रॉब्लम्स की बात हो सकती है. ओके, सो एक सिंपल सा एग्जांपल है. मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में नंबर ऑफ बर्ड्स आर वेरी हाई. व्हाई? बिकॉज लोगों को एक कंट्रासेप्टिव के बारे में कम जानकारी है. कंट्रासेप्टिव इज एनी मीन्स दैट अवॉइड्स अनवांटेड प्रेगनेंसी. इफ अ कपल डजंट वांट टू हैव अ चाइल्ड, दे शुड नो व्हाट टू डू और हाउ टू medically, biologically avoid having children. That is a contraceptive. Any method that allows them is a contraceptive. ठीक है. अब उन्हें पता ही नहीं है, तो every time they engage in sexual conduct, there is a chance of pregnancy. And if there is a chance, they will have a bigger family. Bigger family, less income distribution. क्यों? क्योंकि सॉरी, मोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. सभी बच्चों को आप नहीं देख सकते. हेंस किसी भी बच्चे को सही से न्यूट्रिशन, एजुकेशन शायद नहीं मिल पाएगी, तो उसका भी कंसिक्वेंस है. सो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है कि ये प्रॉब्लम कितना रियल है और कितना प्रैक्टिकल है हमारी लाइफ में. सो मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, वो तीन चीज़ें या तीन तरह के सॉल्यूशंस देख सकती है. सबसे पहला सॉल्यूशन ही क्या होगा? अवेयरनेस. पता होना कि ये एक चैलेंज या प्रॉब्लम है और नहीं है, दोनों चीज है और नहीं है, इज इटसेल्फ आवर मूवमेंट टुवर्ड्स सॉल्विंग इट. मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स का आना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग. इरेक्शन फेल होना और इरेक्शन को एज अ प्राइड देखना, दैट इज inefficient understanding of the body's physiology itself. तो अवेयरनेस काफ़ी हद तक कई चैलेंजेस को, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है. सो अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस एंड ऑल्टरनेटिव्स. कई महीनों पहले एक बहुत अच्छी बॉलीवुड मूवी आई थी, इफ़ यू हैव सीन, अक्षय कुमार, आई थिंक इट वाज ओ माई गॉड 2. It talked about something that society uh, doesn't want to talk about. So, coming of age for boys and girls basically, and masturbation. So, once again, awareness many a times itself is a solution or avoidance of the problem. उस मूवी ने एक कोशिश ज़रूर की to
make the society as a whole and especially teenagers understand things. So पहला है awareness of प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड इट्स सोल्यूशन। दूसरा है टेक्नोलॉजी। देखो, हर हमेशा सिर्फ पता होना इज नॉट इनफ, समटाइम्स वी नीड अ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। इफ अ कपल डज नॉट और कैन नॉट हैव चाइल्ड बिकॉज ऑफ अ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विद द फादर और द मदर, वो उनकी लाइफ का एंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इट डजेंट इवन एंड देयर फैमिली। देर आर वेज, आप सिंपल अडॉप्शन कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट ऑफ अडॉप्शन ही अगर आपके लिए एलियन होगा तो आप समझोगे ही नहीं ना उसे। यू विल नेवर थिंक ऑफ इट एज अ पॉसिबल सोल्यूशन। एंड एडॉप्शन तो एक सोशल सोल्यूशन है। टेक्निकल सॉल्यूशंस भी है हमारे पास, जिसको हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, किस केस में कौन सा सोल्यूशन यूज किया जा सकता है वो भी हमें समझना है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉस। अब we know that there would always be elements in the society that will misuse the liberties जो उनको rights and liberties मिले हैं, और उससे किसी और की हानि हो सकती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और लॉज कैसे हमारे चैलेंजेस को रिड्यूस करके हमारे वेलबींग को इंक्रीज कर सकते हैं। आज इंडिया में मैरिजेबल एजेस 18 एंड 21, 18 फॉर गर्ल्स, 21 फॉर बॉयज। ये अचानक से नहीं हुआ, पहले चाइल्ड मैरिज होता था और वो एक तरीके से काफ़ी गलत था ऑन द माइंड्स एंड बॉडीज ऑफ द पीपल, बट इट वॉज अ गवर्नमेंट प्रॉब्लम, सॉरी गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट सॉल्व्ड इट, है ना। आज आप एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं कर सकते, इससे फीमेल फेटिसाइड काफ़ी हद तक घटा है। आज there are policies to ensure that females are not mistreated badly. They for children are not mistreated badly. आपको पता होना चाहिए about POXO Act। तो ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जिससे गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि कॉन्शियस स्टेप्स के कारण, किसी एक के कॉन्शियस मिसकंडक्ट के कारण किसी और के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ज़्यादा असर या मिनिमम असर पड़े। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज अबाउट चैलेंजेस एंड अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशंस, और मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम इन 3 बकेट्स में बांटते हैं। ईदर इट इज एन अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम इन द सॉल्यूशन, ईदर इट इज अ टेक्नोलॉजी, ईदर इट इज अ पॉलिसी। जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को हम काफ़ी इफेक्टिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मैंने इस फ्लो चार्ट में डिस्कस किया है कि कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो हमारे सामने एज अ सोसाइटी आती है, एंड कैसे गवर्नमेंट्स ने या एज अ सोसाइटी वी हैव ट्राई टू सॉल्व इट। सबसे पहला है हाई बर्थ रेट। जो कार्टून से मैंने शुरुआत की थी, दैट वाज शोइंग द बर्थ रेट हाई होना। एक फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब बर्थ रेट से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एज अ फैमिली आप एक क्वालिटी लाइफ सभी बच्चों को नहीं दे सकते। आपके खुद के क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज अगर बहुत सारे बच्चे हैं देन यू नीड टू अर्न मोर, सिंपल, एंड इट्स नॉट ईजी। अब बर्थ रेट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहला अवेयरनेस। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। हम दो हमारे दो, एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था कि हम लोगों को बताएं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। आई थिंक शायद आपने सुना भी होगा ये डायलॉग्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स इसको स्प्रेड करते रहते हैं। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लोगों के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आई डोंट वांट टू एक्सपैंड माय फैमिली, आई शुड हैव एन ऑप्शन दैट आई कैन कैरी आउट, और द इंडिविजुअल कैन कैरी आउट द सेक्सुअल लाइफ विदाउट हैविंग टू हैव प्रेगनेंसी। वो अपनी सेक्सुअल लाइफ कैरी कर सकें विदाउट हैविंग द अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट। सो और लॉज एंड पॉलिसीज, बर्थ रेट हाई तब होगा जब, ज़रूर हो सकता है व्हेन people start getting married at a very early age. That's also not ideal. So laws and policies से भी, contraceptives से भी, और awareness से भी हम इन चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। अब हेल्थ ऑफ द चाइल्ड मीन्स जब एक शिशु जीवन में आ चुका है तो उसको बीमारियां हो सकती है, तो क्या वैक्सीन्स मिलने चाहिए,
क्या गवर्नमेंट कुछ फ्री वैक्सीन्स या फूड प्रोवाइड कर सकती है? क्या कोई सोशल स्कीम्स हम ला सकते हैं टू हेल्प इट? तो हम पहला तो अवेयरनेस, माँ को पता होना चाहिए कि एंड व्हेन आई से माँ को पता होना चाहिए, बेटा आप ये भी समझ लो, यहाँ पे इमोशनली नहीं टेक्निकली सोचना है। बहुत बार एडल्ट्स को ही नहीं पता होता कि बच्चे को क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा पैदा होता है उसे कलर्स नहीं दिखते, क्या आपको पता था ये बात? जब एक बच्चा पैदा होता है दे कांट सी कलर्स, कलर विजन टेक सम टाइम टू कम। छोटी सी बात है बट हमें नहीं पता होता है ना। तो बीच में ट्रेंड चला था, हम पाउडर्ड मिल्क देते थे, बट नाउ मेडिकल फेटर्निटी अग्रीज दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन अवेलेबल टू अ चाइल्ड। ऑफ कोर्स अगर मदर कैन नॉट लैक्टेट देन वी हैव टू गो फॉर सम अदर मीन्स, है ना। तो वैसे ही हेल्थ ऑफ द चाइल्ड से जुड़ी चीज़ें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन, फैमिली को पता होना चाहिए। एंड वो एक मात्र रास्ता नहीं है, लॉज एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि चलो ठीक है, हम इतने वैक्सीन्स तो मैंडेटरी होते हैं, इतने वैक्सीन के लिए आपको गवर्नमेंट को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में जाइए और आपको वैक्सीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी। दैट इज़ वन वे। हेल्थ ऑफ द मदर, कई बार बच्चों की हेल्थ के बारे में सभी लोग सोचते हैं, बट आफ्टर द प्रेगनेंसी इज डन मदर की हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोचता। लोगों को पता ही नहीं है बेबी ब्लूज क्या होता है, पीपीडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। सो कौन बताएगा इन्हें? मदर की बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स है ये कौन बताएगा? तो वंस अगेन अवेयरनेस, ठीक है। और प्रेगनेंसी के दौरान मदर को क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, आयरन की कमी कैसे हो सकती है, आयोडीन की कमी कैसे हो सकती है, और उसे कैसे पूरा करना चाहिए। तो लॉज एंड पॉलिसीज, सेक्स रेशियो, अगर फैमिली में या एक सोसाइटी में सिर्फ फीमेल्स हैं और सिर्फ मेल्स हैं, बोथ बोथ आर अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब देयर शुड बी अ सेक्स रेशियो, सो एज अ होल सोसाइटी का फैब्रिक बना रहे। इनफर्टिलिटी इज अ प्रॉब्लम, certain women cannot bear children, certain men cannot bear children, and हमारी लाइफस्टाइल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है दैट वी आवरसेल्फ आर कॉजिंग अ प्रॉब्लम। आए दिन शायद ही मुझे ऐसे कोई मूवी दिखती है जिसमें द मेन लीड हीरो और हीरो मोस्ट लाइकली इज नॉट स्मोकिंग। स्मोक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। मल्टीपल टाइम डॉक्टर्स ये बता चुके हैं कि इफ गायनेकोलॉजिस्ट एंड urologist they have multiple times told that if a person is smoking there's a very good chance, there's a very good chance that उनकी fertility is going to be affected, sperm count, sperm health, oocyte health is going to be reduced. But as a whole society we have to demand ना कि we don't want it। रेगुलेशंस आने चाहिए कि आप किस तरीके से इस हार्मफुल प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट रोको या उसका यूसेज मूवीज में या एड्स में रोको। तो सोसाइटी एज अ होल हमें ग्रो करना पड़ेगा टुवर्ड्स दिस। वी कांट शेल्फ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर पर्सन। अदर पर्सन का मतलब हम एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि देखो हम लॉ नहीं बनाएंगे, आप देख लो, मतलब आप मत कंज्यूम करो। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती। जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज है, मूवीज कहती है कि देखो हमें तो पैसे मिल रहे हैं दिखाने के, तो आप नहीं कंज्यूम करना चाहते मत करो। तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जो देखो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन नॉट शेयर द गुड थिंग्स and or you cannot have all the good things to yourself and keep the bad things away for the other people to deal with it। नहीं चलता ऐसे। एक सक्सेसफुल सोसाइटी की यही यू नो पहचान है दैट एवरीबडी टेक्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, फ्रॉम टीचर्स टू मूवी स्टार्स टू लॉ मेकर्स, एवरीबडी शुड टेक अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब जाके ये प्रॉब्लम्स नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे, है ना। But we have created a system that self-sustain itself. There is a demand, there is a supply, law allows the demand, law allows the supply, so of course there will be a marketing for it। तो as a whole collective society we need to change it, ठीक है। तो
This is how we should think, but once again, life. Now, sexually transmitted diseases, अब ये ऐसी चीज़ है जो people are not comfortable talking about. Diseases that can be transmitted during the sexual act, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Now, what are the ways to avoid it? अब देखो, सर्दी खांसी बुखार के बारे में बात करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट STDs HIV के बारे में बात करने में एवरीबडी वॉन्ट्स टू अवॉइड इट, सब अवॉइड करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि भाई वो सेक्स के दौरान ट्रांसमिट होता है, बिल्कुल सही, बट सिर्फ सेक्स से ट्रांसमिट होता है, दैट इज नॉट करेक्ट. सिरिंज लेने से भी हो सकता है, राइट? एंड उससे फर्क ही नहीं पड़ता. आई मीन, एज अ डिजीज इट शुड बी अ प्रॉब्लम. एज अ डिजीज वी नीड टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन, वी नीड टू कम टू अ सोल्यूशन. चाहे वो रिसर्च हो, नए टेक्निक्स, नए टेक्नोलॉजीज शुड सॉल्व इट. हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए, एंड आई थिंक बहुत हद तक वो हो भी रहा है. आई थिंक वन ऑफ द वैक्सीन दैट हैज बीन अप्रूव्ड और इज इन लास्ट फ्यू स्टेजेस ऑफ ट्रायल इज लेनकैपावीर. सो आपने भले ही पढ़ा हो कि HIV इज इन अ वे अ डेथ सेंटेंस, बट अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है. येस, द पर्सन विल हैव टू बी ऑन मेडिसिन थ्रू आउट हिज लाइफ, बट इवन एन HIV पेशेंट कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ. ऑफकोर्स मेडिसिन से बड़ी लाइफ, बट अ नॉर्मल long life in their lifetime if they understand it, and if लोगों को भी इसके बारे में समझ में आएगा, तो maybe the spread of this disease will further reduce. Last is sex abuse. Now, sex abuse, once again, we need to be emotionally, behaviorally and socially be mature. हमें ये मानना होगा. एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, आई थिंक द मूवी वॉज पिंक, अमिताभ बच्चन. No means no. So we need to understand the element of choice, the element of the concept of personal choice. If somebody doesn't want it, there shouldn't be any force involved. Consent को हमें बहुत ही बचपन से सिखाना है कि टू इंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी देयर शुड बी अ कंसेंट, एंड कंसेंट नाम का नहीं होना चाहिए. The person giving the consent should be informed, should be capable of giving the consent, right? इसीलिए below the age of 18, the people do not have the right to consent. So below the age of 18, a boy or a girl cannot give consent to sexual activity because they are perhaps right now not in their state of maturity, right? So इसीलिए below the age of 18, कई countries में if the people engage with individuals below the age of 18 or below the adulthood in sex, then it's given the status of rape, statutory rape, because informed consent missing है ना. तो कंसेंट को समझना और कंसेंट के लेयर्स को समझना, दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेक्स अब्यूज. सो अब इसको कैसे सॉल्व करें? लॉज के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू. जब हम इसके बारे में बातें करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तभी जाके उनको समझ में आएगा. तो ये चैप्टर ऐसी ही चीज़ों से डील करता है कि चैलेंजेस क्या है, सोल्यूशन क्या है. एंड वी शुड बी प्राउड दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विच वॉज डेमोक्रेसी के ठीक कुछ सालों में वी ब्रॉट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. इट इज़ वन ऑफ द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जिसमें गवर्नमेंट ने लोगों को ये चीज़ें बताना शुरू किया था. 1951, 1947 में हम आज़ाद हुए, एंड इन लेस देन 5 years इंडियन गवर्नमेंट वॉज एबल टू कम अप विथ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ठीक है, इसके तहत गवर्नमेंट ने कई सारे एडवर्टीजमेंट्स रन किए, लोगों को समझाया, लोगों को कुछ चीज़ें फ्री में बांटी, ऐसे स्लोगन्स दिए, हम दो हमारे दो, है ना. अनप्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में बातें की, एंड वेरी सून सेट, और हम सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं. सो नॉट जस्ट कि हम अवेयरनेस फैलाएं, हम सपोर्ट और टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं. तो आपकी NCERT आपको एक एग्जांपल देती है. सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाया, सहेली, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. तो ये आपका दूसरा पहलू है. हमने क्या कहा था, 3 पहलू से हम चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं. अवेयरनेस क्रिएट करो,
टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स और सोल्यूशन बनाओ, और लॉज एंड पॉलिसीज लाओ जिससे लोगों को इन प्रॉब्लम से या चैलेंजेस से सेफ फील हो सके। और इंडिया 1951 से ये कर रहा है। सो सहेली इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। हम दो हमारे दो, या सेक्स एजुकेशन को लाकर हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लॉ की तहत वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि हमारे सोसाइटी में ऐसे प्रॉब्लम्स कम से कम हो। ठीक है, सो विल टॉक इन डिटेल अबाउट RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, कि क्या है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, कैसे फर्टिलिटी रेट्स डिसाइड होती है, अगर फर्टिलिटी रेट्स डिसाइड नहीं हुई तो क्या होगा, विल सी सम एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग एल्स इन द न्यू वीडियो। ओके, तब तक टेक केयर। देखो, ये चैप्टर बोरिंग हो सकता है, आप इसे कितनी इंट्यूटिवली समझोगे उतना फ़र्क पड़ता है। आप जितना प्रैक्टिकली इसके बारे में सोचोगे उतना इजी चैप्टर होगा, कि कहानियाँ ही तो हैं। इट्स जस्ट लाइक आपको पता होना कि क्या सही है क्या गलत, और ये हमें पता होता है। इट्स जस्ट कि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वही एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। तो नीट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इजी चैप्टर है ये, बट आप कितना इसके साथ इंगेज कर रहे हो, दैट इज़ योर जॉब। ओके, सो टेक केयर, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वन।